Unacademy. Let's crack it. नमस्कार प्यारे साथियों, मित्रों एवं विद्यार्थियों। मैं प्रियंका चौधरी, सीनियर रिसर्च स्कॉलर राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर, आप सभी का भारत के लार्जेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी में स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं। प्यारे साथियों, आज हमारे बीच में एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने एक अलग से बैकग्राउंड से निकल के सिविल सेवाओं में नए प्रतिमान स्थापित किए हैं। तो मैं सबसे पहले स्वागत करना चाहूंगी हमारे प्लेटफॉर्म पे महेश जी का। नमस्कार सर। राजस्थान प्रशासनिक सेवा की मुख्य परीक्षा में आपने सफलता हासिल की है, इसके लिए पूरे अनअकैडमी परिवार की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई सर। गुड मॉर्निंग मैडम। दूसरी बात, थैंक यू। ओके सर, अब हम आपसे जानना चाह रहे थे, क्या आप इस प्रयास में आपकी तैयारी थी उससे पूर्ण तौर पे संतुष्ट थे? आपको लग गया था कि हाँ, इस बार मैंने मेरा 100% दे दिया है और मैं अच्छे से इसमें क्वालिफाई कर जाऊंगा मेंस एग्जाम में? हाँ मैडम। हाँ ओके सर। सर ये पूछना चाह रहे थे, आपके अनुसार इस परीक्षा में जो हिंदी माध्यम है, हिंदी माध्यम को लेके अगर कोई तैयारी करता है तो उसकी सफलता के कितने चांसेस हैं? जैसे कई बार हम सुनते हैं कि इंग्लिश मीडियम का विद्यार्थी अच्छा कर पाता है, तो आपकी परफॉर्मेंस हिंदी मीडियम में थी या अंग्रेजी मीडियम में थी, और आपने क्या क्या चैलेंजेस इसमें फेस किए? मैडम, वैसे देखा जाए तो मेरा स्कूल बैकग्राउंड हिंदी से रहा, फिर मैंने जो कॉलेज डिग्री ग्रेजुएशन किया वो इंग्लिश मीडियम से किया, लेकिन जो मैं हिंदी मीडियम में सहज रहा हूँ हमेशा। और राजस्थान प्रशासनिक सेवा में तो हिंदी मीडियम मेरे हिसाब से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और मैं समझता हूँ कि ज़्यादा एक प्लस पॉइंट आ जाता है आपके पास में, क्योंकि आराम से जो स्टडी मटेरियल मिल जाता है और जो बुक्स है, नोट्स है, वो मोस्टली जैसे राजस्थान प्रशासनिक सेवा की स्पेशल बात करें तो हिंदी मीडियम मेरे हिसाब से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एक बेटर ऑप्शन। ओके, थैंक यू सो मच सर। सर की बात से हमको आज ये पता चला, मैं सब विद्यार्थियों को भी इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से बताना चाहूंगी, सभी लोगों को एक समस्या रहती है कि अंग्रेजी मीडियम वाले ही बच्चे पास होते हैं। और सर ने बात ठीक बताई है कि राजस्थान है हमारा हिंदी बाहुल्य प्रांत है, और यहाँ ज्यादातर अच्छा स्टडी मटेरियल और टीचर्स और जो भी स्टडी नोट्स हैं वो सब हिंदी में मिलते हैं। तो अगर कोई हिंदी से भी तैयारी करता है तो कोई विशेष इसमें बड़ी बात नहीं है, वो कर सकता है। ठीक है सर। दूसरी बात सर, आपसे ये जानना चाह रहे थे कि आपका बैकग्राउंड तो साइंस बैकग्राउंड है, तो हाँ मैडम। आपने जब ये आरएस की तैयारी स्टार्ट की तो आपको आर्ट्स के विषय पढ़ने में कितना टफ रहा सर? क्या चैलेंज थे और आपने किस प्रकार से तैयारी की? आप अपना थोड़ा सा हमको बैकग्राउंड बताइए सर, कि आपकी एजुकेशन कहाँ से हुई और आप किस जगह से पास आउट हुए और आपका लाइफस्टाइल क्या रहा स्टार्ट से लेके अब तक का? ओके मैडम। मैम, मैं जी सर। सेकेंडरी एजुकेशन से शुरू करता हूँ। मैंने अपना 10th क्लास जो हमारे गांव की राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय आलूदा से पास किया। फिर मैंने अपना 10+2 12th सीनियर सेकेंडरी जो जिला स्तर पर सरकारी विद्यालय श्री रामचंद्र जोशी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, वहाँ से मैंने साइंस मैथ स्ट्रीम्स में किया। उसके बाद में मैंने ग्रेजुएशन ज्वाइन किया 2017 में इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद, वहाँ बीटेक का कोर्स ज्वाइन किया इन पेट्रोलियम इंजीनियरिंग। वो पूरा इंग्लिश मीडियम में था। तो मेरा ऐसा रहा कि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम को ज़्यादा डिफरेंस रहा नहीं, क्योंकि देखा जाए तो मैं स्कूल लेवल पे भी इंग्लिश में अच्छा था। तो जैसे मैं ग्रेजुएशन में वहाँ गया तो थोड़ा दिक्कत आया, लेकिन उसके बाद में कॉप अप कर लिया हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम, तो वो ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं रही। और बात आप जो आर्ट्स वाले सब्जेक्ट की बात कर रहे हो, तो मेरा ये मानना है कि जो आपका जो कैपेबिलिटी है वो आर्ट साइंस इनसे तय नहीं होती है, आपको ओवरऑल सब में अच्छा परफॉर्म करना पड़ता है, चाहे आप साइंस बैकग्राउंड से हो या आर्ट्स बैकग्राउंड से। तो मैंने जो ड्यूरिंग जैसे मेरी स्कूलिंग थी, उसके बाद में जो कॉलेज था, वहाँ भी मैं सिर्फ जो अपने साइंस के कोर सब्जेक्ट पे नहीं डटा रहा। मेरे जैसे दूसरे इंटरेस्ट है, जैसे कि आईआर का इंटरेस्ट था, जो तरह तरह की क्विज कॉम्पिटिशन्स होती हैं उनमें पार्टिसिपेट करने का वो था। तो मैं लगातार इन सब सब्जेक्ट से जुड़ा रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ अपने कोर सब्जेक्ट पे रहा हूँ। तो मुझे इतना कोई दिक्कत नहीं आया कि राजस्थान का सिलेबस देखा जाए तो जनरल सिलेबस है, उसमें साइंस भी है, ज्योग्राफी है, आर्ट्स भी है। मतलब कि एक अच्छा प्रशासनिक अधिकारी बनने के लिए जो एक सिलेबस होना चाहिए, मेरे हिसाब से ऐसा राजस्थान आरपीएससी ने तय किया है। तो
मेरे को ऐसा कोई दिक्कत आया नहीं सिलेबस के साथ। थैंक यू सो मच सर। सर की बात से एक चीज और विद्यार्थियों यहाँ हम लोगों को समझ में आ रही है कि आरएस एग्जाम ऐसी है जिसमें सभी सब्जेक्ट को थोड़ा थोड़ा डाला गया है, और ये कोई भी ऐसे कोई विशेषज्ञों की एग्जाम नहीं है, ये जर्नलिस्टों की एग्जाम है, सामान्यज्ञों की परीक्षा है। और सर आपकी बात ये जान के अच्छा लगा कि कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं साइंस का विद्यार्थी हूँ तो केवल साइंस पढ़ूं, आर्ट्स को छोड़ दूं, या आर्ट्स वाला सोचे कि मैं आर्ट्स में अच्छा कर लूंगा, साइंस की जरूरत नहीं है। अगर इस परीक्षा में सफलता हासिल करनी है तो हमको थोड़ा थोड़ा नॉलेज सभी सब्जेक्टों का बनाना ही पड़ेगा। थैंक यू सर। और इस चीज से एक बात और पता चल रही है कि इसीलिए सर आप मीणाओं की शान हो, आन हो, बान हो हमारे राजस्थान की, कि लगातार हर जगह जहां भी जाते हो कुछ ना कुछ अच्छा अचीवमेंट आपके नाम हम देख पा रहे हैं। अगली बात सर हम डायरेक्ट आपसे पूछना चाह रहे थे कि आपको किस तरह और कब सिविल जो परीक्षाएं हैं उनकी गरिमा का अनुभव हुआ कि हाँ मुझे इस बैकग्राउंड से निकल के मुझे सिविल सर्विस में आना चाहिए ताकि मैं समाज से कनेक्ट कर सकूं, ताकि मैं खुद के लेवल पे एक सेटिस्फेक्शन फील कर सकूं। तो आपको इन प्रशासनिक सेवाओं की गरिमा कब महसूस हुई सर? कब आपने मन में डिसाइड किया कि अब मुझे यही करना है? जैसे कि मैडम आपको पता है कि मैं ग्रामीण पृष्ठभूमि से हूँ, तो जिस स्कूल में मैं पढ़ता था और जिस बैकग्राउंड से मैं आया हूँ, तो वहाँ प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की बातें बहुत की जाती है। जैसे बातचीत में ये बात बोली जाती है कि तू क्या कोई कलेक्टर है क्या, तहसीलदार है क्या, मतलब कि एक तरह से जो शुरू में जो हमारा बैकग्राउंड है वो इसी चीज को प्रोत्साहित करता है कि ये कोई बहुत बड़ी चीज है, कलेक्टर है या इस तरह का। तो स्कूल के समय में हमारे जो टीचर्स हैं वो ये सब बातें बताते रहे थे। तो उसके बाद में जो मैं सीरियसली मैंने तैयारी शुरू की वो सन 2010 में मुझे स्पेशल तौर पर प्रेरणा मिली, जब हमारे राजस्थान में टोंक जिले में एक छोटा गांव की सरपंच बनी थी छवि राजावत। असल में उन्होंने एमबीए किया था और वो एक अच्छी लाइफ जी रही थी अपनी शहरी जिंदगी। उसके बाद में उन्होंने अचानक अपना जॉब छोड़ा, कॉर्पोरेट जॉब छोड़ा और फिर गांव के सरपंच बनना तय किया। तो मैंने उनका इंटरव्यू पढ़ा था, तो इंटरव्यू सुना था, तो उसमें उन्होंने बताया था कि भाई अगर असल में गांव का विकास करना है या असल में आप कुछ चेंज लाना चाहते हो तो ग्रास रूट लेवल पे काम करो। तो उन्होंने जो कई सारे ऑप्शंस गिनाए थे कि उन्होंने क्यों चुना, तो उनका चुनने का कारण यही बताया था कि भाई मैं गांव के स्तर पे ग्रास रूट लेवल पे जो एक लीडरशिप की कमी है, सरपंच बहुत सारे बन जाते हैं लेकिन उस लेवल पे वो काम नहीं कर पाते हैं। तो उन्होंने वो जो कारण बताए, वो कारण मुझे ऐसा लगा कि मुझे प्रशासनिक सेवा में आना चाहिए, क्योंकि मेरे पास ऐसा कोई पॉलिटिकल वो तो है नहीं कि मैं तुरंत उनकी तरह, उनका तो फैमिली का पॉलिटिकल बैकग्राउंड था, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मैं प्रशासनिक सेवा में आके शायद जो गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं, जो भी नीतियां उनको जो भी अभी चल रही है उनको प्रभावी क्रियान्वयन के लिए शायद मैं ज्यादा सुटेबल हूँ। इस वजह से जैसे मैंने ग्रेजुएशन किया, मैंने सिविल सर्विस की तैयारी शुरू कर दी थी। हालांकि मुझे जॉब की ज्यादा जरूरत थी, क्योंकि मैं एक ऐसे बैकग्राउंड से था कि फाइनेंशियल कंडीशन ज्यादा अच्छी नहीं थी, तो मुझे जॉब भी करना था और मुझे सिविल सर्विस की तैयारी भी करनी थी। तो सन 2013 में मेरा फाइनली इधर जॉब के लिए सिलेक्शन हुआ। उसके बाद में मैं जॉब भी कर रहा हूँ और कंटिन्यू सिविल सर्विस की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। यूपीएससी की भी मैंने प्रिपरेशन की, फिर ये यूपीएससी में मैं ज्यादा सफल नहीं हुआ, 2-3 बार दिया, मेरा क्लियर नहीं हुआ। तो फिर मैं समझ गया कि मुझे इतना टाइम मिल नहीं रहा है, तो मैंने फिर एट लास्ट 2015 के बाद में मैंने आरईएस को ही टारगेट कर लिया कि मुझे अभी एसडीएम बनना है। थैंक यू सो मच सर। मतलब वो गांव में एक कहावत होती है ना सर कि बचपन से ऐसे सुनते आते हैं कि एसडीएम कोई तोप है, तो मतलब महेश जी ने भी डिसाइड कर लिया कि अगर वो तोप है तो एक गोला तो मुझे भी फेंकना ही है उसके नाम का। खैर चलो सर, ये अच्छा लगा और ये बड़ी बात है कि आपने एक सरपंच से प्रेरणा ली हो। प्रेरणा सर कहीं से भी ली जा सकती है, ये बहुत अच्छी लगा। और आपकी ये बात बहुत अच्छी लगी कि ग्रास रूट से अगर अपने को काम करना है तो अपने को शुरुआत सर बहुत नीचे लेवल से यानी सबल्टन अप्रोच को अपनाना ही पड़ेगा। और आपकी ये जो अप्रोच है सर ये बहुत बहुत प्रभावी रहेगी, जब भी बच्चे सुनेंगे तो इससे बहुत कुछ लाभान्वित हम लोग हो पाएंगे। एक चीज सर डायरेक्ट हम ये भी पूछना चाह रहे थे कि क्या तैयारी शुरू करने से पहले आपने कोई
परीक्षा का सामना करने का कोई टाइम टेबल बनाया था, या कोई प्रयासी की संख्या डिसाइड की थी कि हाँ मैं इतने अटेम्प्ट तक तो कोशिश करूंगा, या मैं इतने साल तक तो इस परीक्षा में डटा रहूंगा, या बस आप चलते रहे कि चलो जो भी किस्मत में होगा मैं मेरी तरफ से बेस्ट करूंगा, कर्म करता जाऊंगा, फल की इच्छा मुझे नहीं करनी, ये कुछ था या कोई टारगेट आपने डिसाइड किया? सर आप क्या कहना चाहोगे? मैडम, जून 2013 में मैंने अपना जो जॉब है ओएनजीसी में ज्वाइन किया था। तो मैं जब ज्वाइन कर रहा था, जब भी मेरे दिमाग में ये बात थी कि मुझे 100% सिविल सेवा में जाना है, मुझे इस जॉब को छोड़ना है। तो मैंने शुरू में टारगेट तो ये किया था कि शायद 2015-16 तक मैं पास कर जाऊंगा, लेकिन मैंने प्रयास भी किए, लेकिन प्रयास मुझे लगा कि शुरू के प्रयास अच्छी दिशा में नहीं रहे, अच्छी तैयारी नहीं हुई, लेकिन मुझे मेरे से क्या गलतियां हुई वो मुझे पता था। तो इस वजह से Yes, दो sir. प्रयास मेरे खराब हो गए। इसके बावजूद भी, क्योंकि मुझे पता चल गया था कि मैं गलत दिशा में जा रहा हूँ, इस वजह से मैंने अपनी स्ट्रेटेजी को 2016 के रिजल्ट आने के बाद में चेंज की। और फिर जो कोर्स सिलेबस है, आरपीएससी का जो सिलेबस है, उसके हिसाब से मैंने अपनी प्रिपरेशन को एक डायरेक्शन देना शुरू किया। और इस दौरान जो तैयारी करने में मैंने क्या है कि जो जैसे कुछ टॉपर्स हैं, जैसे आपका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, तो इनमें जो सलाह मशुरा लोग देते थे, तो उन पे गौर किया कि ये लोग क्या बोलना चाहते हैं, असल में मेरे से कहाँ गलती हुई। तो उन सब चीजों को मैंने एक तरह से कैलकुलेशन किया अपने माइंड में, और फिर सोचा कि मुझे असल में सिलेबस से स्टिक रहना है। और उसके अलावा जो भी है, राजस्थान बोर्ड की जो एनसीईआरटी की किताबें, आरबीएससी की बोर्ड है, इनसे अटैच रहना, जो कोर सब्जेक्ट है उसके हिसाब से, और करंट से लगातार जुड़े रहना है। तो मैंने ऐसा तो मेरा टारगेट था कि 2015 में तक ही मैं कर लूंगा, लेकिन क्योंकि राजस्थान में जो एग्जाम्स भी होती हैं 2-2, 3-3 साल में होती हैं, तो धैर्य रखना तो राजस्थान में बहुत जरूरी है। अगर आप में धैर्य नहीं है तो आप राजस्थान में, ये बात अलग है कि कोई पहले चांस में पास हो जाए, वो बात अलग है। नहीं, अगर आपको एसडीएम तक आना है या अच्छी पोस्ट तक आना है, तो आपको धैर्यशील बनना होगा और लगातार मेहनत करनी होगी। और इसके साथ में जो साथ वाले हैं, जो ऐसा कोई ग्रुप है, उनसे एक तरह से डिस्कशन करना, ग्रुप पे डिस्कशन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि उनसे न केवल मोटिवेशन मिलता है, बल्कि ये भी पता चलता है कि मैं कहाँ गलत हूँ। तो निश्चित रूप से मेरा टारगेट 2015-16 तक निकलने का था, लेकिन मैं नहीं निकल पाया। इसके बावजूद मुझे मेरी कमियों का एहसास हो गया था, इस वजह से मैंने अपनी स्ट्रेटेजी चेंज की, और मैंने ऐसा शेड्यूल तय कर रखा है कि मैं अपना जो जॉब कर रहा हूँ उसको भी अपना पूरा 100% देने की कोशिश करता हूँ। जो टाइम मुझे मिलता है उसको मैं अपना जो प्रिपरेशन के लिए लगा रहा हूँ। तो इसमें मुझे कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं आ रही है अभी वर्तमान जॉब के साथ में। और मेरा तो ऐसा मानना है कि अगर आपकी बार भी मुझे एसडीएम नहीं मिला, तो भी मैं एक प्रयास और करूंगा। हो सकता है कि अभी वैकेंसी आने में टाइम लगे, लेकिन निश्चित रूप से मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि अभी जो प्लेटफॉर्म चाहिए था, जो बेस चाहिए था, वो तैयार हो चुका है। अगर किसी वजह से नहीं होता है तो कोई बात नहीं, और प्रयास मैं कर लूंगा निश्चित रूप से। थैंक यू सो मच सर। एक चीज सर, मतलब जो गांव में अपनी कहावत होती है कि गागर में सागर भरने वाली बात, तो आपने बहुत ही कम लफ्जों में हमको बहुत कुछ अच्छा इसके बारे में बताया। और प्यारे साथियों, मैं सर की बात को थोड़ा सा अगर समरी करना चाहूँ, तो सर ने 3-4 बातें हमको यहाँ स्पेशली बताई है, और जब भी जो भी विद्यार्थी इस इंटरव्यू को सुनेंगे सर, वो सीख पाएंगे। एक तो सर आपने बताया कि स्ट्रेटेजी बहुत सही होनी चाहिए। स्ट्रेटेजी अगर सही दिशा में है तो हम कम टाइम में इस सब परीक्षा में सफलता हासिल कर सकते हैं। दूसरा, आपने सर, मुझे ये लगा कि आप ये कहना चाह रहे हो हम लोगों को कि ये एग्जाम ऐसी है जिसमें धैर्य की बहुत जरूरत है, कि कई बार आरपीएससी है वो टाइमली एग्जाम नहीं ले पाता है, कुछ कारणों से, प्रशासनिक कारण बहुत सारे चलते रहते हैं। तो कभी भी ऐसे अपना धैर्य खत्म नहीं करना चाहिए कि चलो मेरे से नहीं हुआ तो मैं आगे नहीं करूंगा। अपना बेस्ट देते रहो, अपना बेस्ट करते रहो, एक न एक दिन आप अंतिम ऊंचाई तक पहुंच ही जाओगे। तीसरा सर, आपने ये भी बताया कि हमेशा अपने पास एक पॉजिटिव माहौल रखो। जितना अपने आप को सकारात्मक रख के हम इसमें एग्जाम में जुड़े रहेंगे, उतना ही हम बेस्ट परफॉर्मेंस दे पाएंगे। और चौथी बात सर आपकी ये भी हमको महसूस हुई यहाँ पे कि आपका जो फ्रेंड ग्रुप है, जिसको आप मित्र मंडली बोल सकते हैं, जिनके साथ हम बैठते हैं, वो ग्रुप हमेशा अच्छा होना चाहिए, ताकि उनके साथ हम कुछ चीजों को लेकर डिस्कस कर सके। और अगर ग्रुप डिस्कशन के साथ अगर इस एग्जाम में हम आगे बढ़ते हैं तो शायद सफलता मिलना थोड़ा आसान हो जाती है। थैंक यू सर। ये चारों चीजें हम उम्मीद करते हैं कि सभी सुनने वाले बच्चे इन पे अमल करेंगे।
एक चीज सर छोटी सी हम यहाँ आपको पूछना चाह रहे थे कि जैसे आपने बताया कि स्टार्टिंग में आपके कुछ प्रयास थे वो ठीक नहीं रहे, आप थोड़ा गलत दिशा में चले गए, क्योंकि हो सकता है सर कोई अच्छा प्लेटफॉर्म आपको नहीं मिला, हो सकता है किसी अच्छे टीचर का सानिध्य, अच्छा इंस्टीट्यूट आपको नहीं मिला, कोई बहुत अच्छा व्यक्ति नहीं जो आपको कह सकता है। लेकिन अब जैसे हमारा अनअकैडमी प्लेटफॉर्म है वो इस दिशा में बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो क्या आप हमारे प्लेटफॉर्म को सजेस्ट करना चाहोगे बच्चों को कि भाई इंस्टीट्यूट का काम क्या होता है सर, कि बच्चे को सही दिशा दे। बच्चा 50 किताबें पढ़े, इंस्टीट्यूट क्या करता है, उन 50 ही किताबों की समरी बच्चे को देता है। तो क्या इंस्टीट्यूट लाइन है वो बच्चे को थोड़ा जल्दी पहुंचा सकता है उस जगह? आप क्या सोचते हो सर इस बारे में? मैडम, जो मैंने अनुभव किया है, जैसे मैं मेरे पर्सनल बताऊं, जैसे कोई टॉपिक मुझे समझ में नहीं आया तो मैंने सिंपल गूगल किया, और मोस्टली गूगल पे अनअकैडमी के वीडियोस मिल जाते हैं। तो बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको जनरली किताबों में पढ़ने से, नोट पढ़ने से समझ में नहीं आते, लेकिन अगर आपके जी पास में कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है जो इजी एक्सेस है, जैसे मेरे केस में अभी मैं गुजरात में रह रहा हूँ पिछले 7 साल में, तो मेरे लिए ये पॉसिबल नहीं है कि मैं अपने जॉब को छोड़ करके मैं राजस्थान में जाऊं, जयपुर में रहूं या कहीं इधर उधर रहूं। तो एक जी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऐसा है कि इसमें आदमी आराम से कनेक्ट हो सकता है और कम कॉस्ट पे कनेक्ट हो सकता है। तो जी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को मैंने अपनी प्रिपरेशन में निश्चित रूप से यूज किया, जिसमें अनअकैडमी को भी मैंने यूज किया है। अनअकैडमी में जो अनअकैडमी के बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोज हैं, एक हमारे प्रकाश चावड़ा जी सर हैं जोधपुर के, उनके बहुत सारे वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट वाले थे, उनको मैंने सुना था। जैसे उनका हिस्ट्री सुना मैंने, उनका जो सोशोलॉजी सुना, एक उनका पर्सनल भी यूट्यूब चैनल है आयाल अकेडमी के नाम से है, उन्होंने जो इथिक्स के बारे में जो लेक्चर दिए, तो खासकर 3 लेक्चर मैंने उनके सुने, और ये जिनमें 2 अनअकैडमी के थे। तो इनसे बहुत कुछ हेल्प मिला। इसमें क्या है कि अगर जैसे मैं कहीं ट्रेवल कर रहा हूँ, लेकिन अगर मेरे पास में वो वीडियो डाउनलोडेड है, तो मैं दूसरे लोगों के साथ में फील्ड में जा रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं एक तरह से अपना पढ़ाई कंटिन्यू कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास मटेरियल है। मुझे सिर्फ अपना ईयरफोन लगाना है और वो वीडियो सुनना है। तो बहुत सारा जो टाइम है ना उसका यूज हो जाता है। और बुक्स पढ़ने में हो सकता है कि आपको 4-5 बार पढ़ते हैं जब टॉपिक समझ में आए, लेकिन जब आप ऑडियो वीडियो सुनते हो तो बहुत सारी बातें एक टॉपिक के साथ में कम से कम 10 टॉपिक की चर्चा होती है। यस सर। इन सबसे बहुत सर फायदा। यस सर। सर अभी अनअकैडमी इस दिशा में बहुत अच्छे से प्रयास कर रही है, और मुझे ऐसा यस, लगता है कि जो कोविड जो अपना 19 चल रहा है, जिसमें हम लोग ऑफलाइन इंस्टीट्यूट से एकदम बाहर हो गए हैं, तो वहां गांव में बैठे बच्चों के लिए इससे बढ़िया अभी कोई प्लेटफॉर्म नजर नहीं आ रहा। और सर हम सभी लोग अभी हमने रिसेंटली एक आरएस फाउंडेशन का बैच लॉन्च कर रहे हैं 2021 के लिए। 12 तारीख से इसमें क्लासेस स्टार्ट हो रही है, और मेरी से ही क्लास स्टार्ट हो रही है सर। मैं भी यहाँ पे अनअकैडमी में हिस्ट्री से जुड़ी हुई हूँ। और प्यारे साथियों, सर ने भी जैसा बताया कि बहुत कुछ यहाँ से आपको हासिल होता है, तो आप लोग अनअकैडमी ऐप को सभी लोग डाउनलोड करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मेरा रेफरल कोड डॉक्टर प्रियंका के नाम से, आप उसका यूज करके 10% डिस्काउंट भी प्राप्त कर सकते हैं। और हम कोशिश करेंगे कि जैसे सर लोग हैं, इनके अलावा भी बहुत सारे जो टॉपर्स हैं उनके साथ भी हम समय समय पे कुछ मीट आयोजित करते रहें, ताकि इनकी स्ट्रेटेजी भी हमको पता चलती रहेगी। थैंक यू सर। एक चीज सर और पूछना चाह रहे थे कि ये जो एग्जाम में आपका बैठने का जो डिसीजन था वो आपका खुद का पर्सनल था, या आपको किसी फैमिली पर्सन ने या माता पिता ने बोला, या किसी ने पुश किया, मतलब किसी के दबाव में या किसी कहने से, या खुद की मर्जी से ही, जैसे बचपन से ही वो एक मन में होता है कि नहीं मेरे को एक तो बढ़ना ही है, ऐसा कुछ मन में था सर, या किसी ने आपको गाइड किया इस बारे में? मैडम, मोटिवेशन कई जगह से मिलता है, लेकिन इसमें आने का मेरा डिसीजन पूर्ण रूप से पर्सनल था। मैं अगर आप किसी दूसरे के कहने से आते तो मेरा ये मानना है कि सफलता के चांस बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि इसके लिए आपको एक आंतरिक प्रेरणा चाहिए, जो इंटरनल मोटिवेशन चाहिए। और वो इंटरनल मोटिवेशन जब भी आ सकता है कि जब डिसीजन आपका खुद का हो और एक अच्छे कोच के लिए हो। तो ये पूर्ण रूप से मेरा खुद का पर्सनल डिसीजन, किसी का कोई दबाव नहीं, किसी कोई वो नहीं। थैंक यू सर। ये बात सर बहुत बड़ी है। आजकल हम बहुत बार, जैसे कई गार्जियंस होते हैं वो जबरदस्ती सोचते हैं कि हमारे बच्चे को हम एसएससी में भेज दें, इंजीनियरिंग फील्ड में भेज दें, उसको पीएमटी करवा दें, और बच्चे का मूड नहीं होता तो वो अच्छा कभी भी अचीव नहीं कर पाता। तो सभी हम गार्जियंस को भी इस वीडियो के माध्यम से ये कहना चाह रहे हैं कि जिस भी दिशा में बच्चे की रुचि हो, प्लीज उसी दिशा में बच्चे को डाला जाए, ताकि वो अपना बेस्ट दे सके। अगर कोई जबरदस्ती पुश करके इसमें ला रहा है तो वो कभी आप बेस्ट नहीं दे पाओगे। और ये अच्छा लगा कि सर आपने आत्म प्रेरणा से किया। अगला सर डायरेक्ट हमारा सवाल था
कि इस परीक्षा में बैठने का निर्णय जब आपने लिया तो आपका पहला कदम क्या रहा? क्योंकि ऐसे कहते हैं सर कि शुरुआत में जो पहला स्टेप होता है वो सबसे हार्ड होता है, और स्टार्टिंग के कुछ दिनों में ऐसा फील भी होता है बार बार कि पता नहीं मेरे से हो पाएगा कि नहीं, मैं वापस लौट जाता हूँ। अगर एक दो अटेम्प्ट खराब हो जाते हैं तो उसके बाद में तो डेफिनेटली ये होने लग जाता है कि शायद मैं इस लायक नहीं हूँ, मैं बैक हो जाता हूँ। तो उस टाइम सर आपने उस चीज को कैसे फेस किया और कहाँ से एनर्जी ली कि नहीं मैं तब तक डटा रहूंगा जब तक मैं इसको कर नहीं लूं? बल्कि सर आप तो जिस मीणा समुदाय से बिलोंग करते हो तो वहां तो अगर एक आप एसडीएम बन के जाओगे और मान लो कि एसडीएम में आपका किसी कारण से मान लो एक दो बार नहीं हुआ और किसी का पटवारी में भी हो जाता है, तो वहां गांव की चौपाल पे लोग ये कहेंगे छोरा थोड़ा सा और पढ़ लेता तो तू पटवारी तो बन ही जाता। तो मतलब उस माहौल से जाके अपने आप को चैलेंज कैसे फेस कर पाए सर आप? कैसे मतलब सब्र को इतना आपने बुसअप किया कि आप इतना आगे तक रह पाए? तो ये भी थोड़ा सा बता दीजिए सर। हाँ मैडम, मैं क्लियर कर दूं कि अभी मैं एक अच्छे जॉब में हूँ, मैं ओएनजीसी में हूँ, अच्छा खासा वेतन मिलता है, सब तरह की सुविधाएं हैं। अगर भौतिक जी सुख सर। सुविधाओं की बात करूं, मैं अपनी पर्सनल लाइफ की बात करूं, फैमिली लाइफ की बात करूं, तो मैं बोलता हूं कि मैं एक अच्छी जगह पे हूं। लेकिन जब मैं सोचता हूं कि एक ही समाज का एक ऐसा वर्ग है जिसको हम सबकी जरूरत है, जो थोड़ा एडवांस पहुंच गए हैं, बहुत सारे लोग हैं जो रोटी कपड़ा मकान की जद्दोजहद से अभी बाहर नहीं आए हैं, बहुत सारे लोग हैं जो जिनमें अच्छा खासा टैलेंट है, लेकिन अवसरों की कमी या उनकी फाइनेंशियल दिक्कतों की वजह से वो मुख्यधारा में आने से अभी दूर हैं। तो मेरा, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, 2013 में वर्तमान जॉब को ज्वाइन करने से पहले मैं डिसाइडेड था कि मुझे सिविल सर्विस में जाना है। तो हुआ ये था कि जब मैंने पहला अटेम्प्ट दिया था तो मैंने ऐसा मन में बना के दिया था कि मैं पहला अटेम्प्ट सिर्फ पेपर देखने के लिए दे रहा हूँ। ऐसा ऐसा मेरा सर। सोचना था। असल में वो सोच ही वहीं गलत हो गई थी। असल में मुझे ऐसा नहीं सोचना था, मुझे असल में शुरू से ही अच्छा फाइनल फाइनल तक पहुंचने वाला अटेम्प्ट करना चाहिए था, वो मैं नहीं कर पाया। वो मेरी गलती की शुरू में लगभग 1 साल या कहें कि 2 साल मैंने ऐसे ही निकाल दिए कि मेंस आएगा, देंगे, पेपर देखेंगे, फिर नेक्स्ट टाइम अच्छा देंगे। वो गलती कोई और अगर कोई ऐसा दोहराए तो वो गलती नहीं दोहराए, क्योंकि ये आरपीएससी का जो पैटर्न है, 3-4 साल में एक बार आपका वैकेंसी आता है, उसके बाद में एक अगर पहले चांस में नहीं होता है तो आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी। लेकिन इसके अलावा अगर आपने पहले से अपनी तैयारी अच्छी रखी है, अच्छा आप दूसरे लोगों से कनेक्ट रहे हो, तो वो जो गलतियां आप सीखने वाले हो एक अटेम्प्ट के बाद में, उनसे आप पहले ही काबू कर सकते हो, पहले ही बाहर आ सकते हो। अगर मैं वो गलती नहीं करता नहीं होता। आप फ्रैक्शन में पढ़ लिया, आपने नोट पढ़ लिया एक टॉपिक के बारे में, मोटा मोटा फैक्ट्स पढ़ लिए, लेकिन असल में जो डेप्थ की नॉलेज है वो अपना जो बेसिक बुक्स है ना उन्हीं से आएगी। तो मेरा तो हर किसी को यही सजेशन है कि आप ज्यादा से ज्यादा जो बेसिक किताबें हैं, जो जो हमारे राजस्थान गवर्नमेंट ने और एनसीईआरटी ने जिनको अप्रूव कर रखा, उनको पढ़ो। उनमें क्या कि जो डेटा है, जो भी फैक्ट है, वो बहुत ही ऑथेंटिकेटेड है। अगर उस बुक में कोई भी डेटा दिया तो वो ऑथेंटिकेटेड है, चाहे वो गलत है लेकिन वो ऑथेंटिकेटेड है। अगर हम बात करें कि जैसे कोई 2011 की सेंसस के बारे में कुछ डेटा लिखा हुआ है, अगर सेंसस का डेटा जो बुक में लिखा हुआ वो ही ठीक है, चाहे किसी प्रकाशन का कितना ही अच्छा हो, लेकिन वो ऑथेंटिकेट नहीं माना जाता। तो हमेशा ध्यान यही होना चाहिए कि आपका आंसर जब भी अच्छा होगा, डेप्थ में होगा, जब आपके पास में नॉलेज ऑथेंटिकेट हो। और जो आरपीएससी का जो जैसे आपकी बार का सिलेबस जो पेपर दिए, अगर उनको देखा जाए तो ऐसा है कि ये जो पेपर बने हैं वो 6 से 12 वाली क्लास से ही बने। तो सबसे जरूरी कि आप एनसीईआरटी की और आरबीएससी की किताबें पढ़ो, और हो सके तो लिखने की कोशिश शुरू से करनी चाहिए। मैंने वो गलती की, शुरू में बहुत गलती की, बाद में उनको सुधारा। तो मेरी तो यही राय है कि बेसिक चीजें पहले क्लियर करो, और जो दूसरे करंट अफेयर्स की चीजें उनके साथ लगातार जुड़े रहो। क्योंकि अगर करंट अफेयर से नहीं जुड़े रहोगे तो फिर दिक्कत वही आएगी कि आप है ना चीजों को कनेक्ट नहीं कर पाओगे।
जैसे न्यूज में कोई आज जैसे आईटी एक्ट की धारा 66 ये हटाने की बात की सुप्रीम कोर्ट ने 2-3 दिन पहले। अगर हम न्यूज से कनेक्ट रहते हैं तो हम आराम से कॉप अप कर लेते हैं, जैसे आईटी एक्ट पढ़ेंगे हम कॉप अप कर लेंगे कि ये बात वहां से आई थी। उसके साथ में अगर हम कोई जैसे अनअकैडमी का कोई वीडियो देखते हैं कि आईटी एक्ट के बारे में ये डिसीजन हुआ, तो आपको न केवल धारा 66A के बारे में पता चलेगा, बल्कि आजकल जो चर्चा में 67 है उसका भी पता चलेगा, क्योंकि वो बातें अपने आप रेफरेंस में कोई भी, जैसे मैं बात कर रहा हूँ तो अपने आप मैंने बात की धारा 66A की, लेकिन मैंने तुरंत धारा 67 का भी जिक्र कर दिया। तो ये सब चीजें जब भी एक साथ में कंसोलिडेट होंगी, जब भी आप अच्छी प्रिपरेशन कर पाओगे, जब आप ऑनलाइन आपका जो बेसिक किताब है और जो बाहरी दुनिया में चल रहा है, जो अपना स्टेट में चल रहा है, जो राष्ट्रीय स्तर पर चल रहा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चल रहा है, उन सबका अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है। जी सर, महेश जी, सबसे पहली बात तो आपको ये कहना चाहेंगे, मैंने कितने सारे इंटरव्यू अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे लिए, लेकिन मतलब जो सबसे जैसे होता है ना जमीन से जुड़ा हुआ इंटरव्यू जिसको कहा जाता है, वो मुझे मेरा आज वाला इंटरव्यू लग रहा है कि बच्चों की बेसिक प्रॉब्लम यही है जो हम दोनों बात कर रहे हैं। मतलब जैसे मैं अपनी भाषा में बोलूं तो आधा टावर मैंने आज तक यही बोल रही कि मैडम मैं पहलो चांस तो मैं यहाँ ट्रायल देखा कि कसो कोसी, और भी कसाई के चक्कर में 2-3 साल तो यही बर्बाद हो जाए और अतन से घर को प्रेशर आ जाए, क्योंकि आप जी की सोसाइटी में बिलोंग करा तो कोई बहुत या करोड़पति घर सुतात कुनी कि लो बेटा थे 5-7 साल जयपुर बैठे रो में था पीसा बेचता रहे 1-2 साल बाद में दबाव आसी और बाद में आप आता फ्रस्ट्रेशन में आ जाए कि आपनू वो कोनी हुआ, फिर आप ओटा घर जा, फिर कोई घर जाए बाद में अपन खेसी राजस्थान पुलिस की तैयारी कर लो बा करी कुंजा, फिर आपने सामने ऑप्शन खत्म, फिर वह जमीन नहीं जोड़ना पड़सी पापा वैसा को गोबर ही डाल लो, एक सोल्यूशन रहे बाकी कुछ बच्चा को नहीं। तो सर एक तो सबसे बड़ी बात हरिया लगी कि तो एकदम जमीन जुड़ की मानना। एक बात बताइए आज कि मैडम अगर ये परीक्षा का वहां जानो है ना तो ये कभी मत सोचो कि पहलो चांस है मीन को करके देख ले शूर और जैसी अया कर देगुन सोचनो। और दूसरी बात सर कि जतो आप लिख लिख कर प्रैक्टिस करसिया ना, जतो लिख लिख कर गुणसिया ना बतो ज्यादा याद रही। कोई या सोचो कि मन तो घणो सारो याद है और मैं तो जके दिन परीक्षा में जा रही चटकी 14 कर लेसु तो वो पॉसिबल को नहीं, जके दिन हाथ पांव फूल जैसी विका टाइम मैनेजमेंट कौन कर पासी, वो लिखी कौन पासी बैठे 3 घंटा में 2 घंटा ही पेन चालसी बाद में हाथ दुखन लाग जैसी। तो जतो आपा कॉपियां काली करसिया जत्ता मोटा मोटा पोथा भरसिया बतो यार बैठे बढ़िया आपा लिख पा। तो एक तो सर 2-3 चीजें यहाँ अगर मैं वापस हिंदी में लौटूं तो 2-3 चीजें यहाँ कहना चाह रही हूँ। एक तो सर आपने बताया कि टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है इस परीक्षा के लिए। एक टाइम मैनेजमेंट के साथ साथ आपको यह भी देखना है कि आपकी रिटर्न प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। अगर जितना रिटर्न शैली आपकी अच्छी होगी आप उतना ही पॉइंट टू पॉइंट वहां आंसर दे पाओगे। और तीसरी बात, डे फर्स्ट से जिस दिन से हम इस परीक्षा के लिए सोचते हैं उसी दिन से हमको ये सोचना चाहिए कि मेरे लिए डू और डाई है, बस मेरे को करना है या मरना है इस बार, ऐसा नहीं कि मैं ट्रायल ले रहा हूँ। तो ये तीनों चीजें सर आपने इतनी अच्छी बताई और उम्मीद करती हूँ जब बच्चे इन चीजों को सुनेंगे तो एकदम गदगद हो जाएंगे इन बातों को सुन के। अगली बात सर हम एक चीज और पूछना चाह रहे थे कि किस शैक्षिक स्तर पे आके आदमी को ये सोचना चाहिए कि मुझे सिविल सेवाओं की तैयारी करनी चाहिए और लगभग कितना समय इस एग्जाम के लिए बच्चे को ऐसे लगाना चाहिए, जैसे कि ग्रेजुएशन के बाद ही सोचना चाहिए या 10+2 बारी पास करते ही सिविल सेवाओं की दिशा में सोच लेना चाहिए? आपको क्या लगता है सर कि किस स्टैंडर्ड का बच्चा इस दिशा में सोच सकता है? मैडम पहले एक बात मैं और ऐड कर दूं पुरानी बात में कि अगर आपके पास में कोई जॉब ऑप्शन आ रहा है तो आप निश्चित रूप से उस जॉब ऑप्शन को अपना के रखो। जरूरी नहीं कि आप उसमें लगातार जॉब करो, आप अपना जो भी जो प्रोविजनल टाइम है उसको निकाल दीजिए। तो आपको एक आपकी जॉब की सिक्योरिटी होने से क्या है कि जो एक वो बाद में जो तनाव हुआ था ना कि मेरे पास कुछ भी नहीं, वो नहीं रहेगा। जैसे आज की मैं कंडीशन बता रहा हूँ, जो 2018 का एग्जाम का रिजल्ट अभी तक नहीं आया, तो जिनके पास में वो जॉब नहीं है तो आज बहुत बड़ी मानसिक तनाव में कि कब आएगा रिजल्ट, कब फाइनल होगा। अगर आपके पास में जॉब है, जैसे मैं जॉब में हूँ, मेरे हिसाब से मैं एक अच्छी जॉब में हूँ, तो अभी मेरे पास में कम से कम अपना फ्यूचर सिक्योर है कि अगर नहीं भी होगा आरएएस में तो कोई बात नहीं, मैं अपना जॉब तो कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो निश्चित रूप से हर किसी को एक दूसरा ऑप्शन भी बनाए रखना चाहिए अगर मिलता हो। बिल्कुल सर, ये बात भी मैं इस प्लेटफॉर्म से बच्चों को कहना चाहूंगी कि कब देखो सपने हमेशा कलेक्टर के देखने चाहिए सर। कलेक्टर के सपने देखेंगे तो कंडक्टर जरूर बढ़ जाए एक दिन, सपना ही कंडक्टर का देखा तो कहीं हासिल होने वाला। फिर भी राजस्थान का जो अपना स्टेट है
और जहाँ बेरोजगारी सर इतनी है, क्योंकि अपन 12-12 जिले तो डेजर्ट के लेके बैठे हैं, मरुस्थलीय क्षेत्र है, बहुत कोई हम एजुकेशन में आगे नहीं है, बहुत कोई राजस्थान है, कोई संसाधनों की दृष्टि से धनी नहीं है, बीमारू राज्यों की श्रेणी में आता है बेचारा, तो वहां जॉब सिक्योरिटी बहुत जरूरी है। तो चाहे छोटी एग्जाम ही मिले, लेकिन अपने को फॉर्म सभी भरने हैं, और छोटी सी भी एग्जाम मिलती है तो सर एक स्टैंडर्ड अपने लेवल पे आता है, एक आत्म संतुष्टि होती है कि ठीक है मैं बेस्ट करूंगा, नहीं भी होगा तो मैं कम से कम मानसिक तनाव में तो नहीं, मेरे पास कुछ तो है। तो प्यारे साथियों, सर की इस बात को भी ध्यान रखो कि छोटी मोटी जो भी एग्जाम सामने आ रही है, जैसे अभी रिसेंटली सर पटवार आ रहा है, एससीएफ का एग्जाम आ रहा है, तो इन एग्जाम्स को भी आपको देना है। सपना सदैव सिविल सर्विस का देखते रहो, लेकिन उसकी शुरुआत जीरो से करो। बिल्कुल सर। एक चीज सर आप यहाँ पे ये भी बता दीजिए कि जैसे आजकल हम अनअकैडमी से यही प्रयास कर रहे हैं सर कि 12वीं पास करते हैं हम बच्चे को ये कहें कि बेटा आप फाउंडेशन बैच में जुड़ जाओ, साथ साथ आपकी ग्रेजुएशन भी कर लो और साथ साथ इधर तैयारी भी करते रहो, तो जैसे ही आपकी ग्रेजुएशन होती है आप पहले चांस में अच्छे से क्वालिफाई कर सकते हो। कुछ लोगों को ये लगता है कि इसकी शुरुआत है वो बीए के बाद में होना चाहिए, यानी ग्रेजुएशन के बाद में होनी चाहिए। तो सर यूजी या पीजी के बाद में सिविल सर्विस की सोचना चाहिए, या हम 12th के बाद में इसके बारे में सोच सकते हैं? इस बारे में आपको क्या लगता है सर? मैडम जैसे मैं मेरा बताऊं तो मैं जब ग्रेजुएशन कर रहा था, जब सेकंड ईयर थर्ड ईयर में था, जब मैं बहुत सीरियस हो गया था कि मुझे जाना सिविल सर्विस में ही। मेरी पहली प्रायोरिटी ये थी कि मुझे कोई जॉब लेके सिक्योर करना अपने आप को, उसके बाद में जाना सिविल सर्विस में ही है। तो उसी हिसाब से मैंने अपना आगे का जो प्लान है वो सब सेट किए थे, मुझे कौन सा एग्जाम देना है, कौन सा नहीं एग्जाम नहीं देना है। कई बार ये ऐसा होता है कि 12th में आपके अच्छे मार्क्स हो गए, आपका इंटरेस्ट नहीं है, फिर भी आपने के घर वालों ने बोला इस वजह से आपने नीट का एग्जाम दिया, जेई का एग्जाम दिया, जबकि आपका मन है नहीं, आपको डॉक्टर इंजीनियर बनना नहीं है, लेकिन क्योंकि आपके मार्क्स अच्छे हैं इस वजह से दूसरों के कहने से, परिवार वालों से या कोई भी जो चाहने वालों के कहने से आप उधर चले जाते हो, वो बहुत बड़ी गलती होती है। मैडम मैं एक अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़ा हूँ। हाँ मैडम, मैं बता रहा था कि मैं 2012 से पास आउट हुआ। मेरे साथ वाले कुछ लड़के थे जो अच्छे थे, एकेडमिक भी जिनका अच्छा था, लेकिन उन्होंने जब कोई ज्वाइन नहीं किया, जॉब ज्वाइन नहीं किया, जबकि उनको जॉब मिल रहा था। आज स्थिति ये है कि कुछ लड़के अभी भी बेरोजगार हैं। तो मेरा ये मानना है कि जैसे मैं कर रहा हूँ आप भी कर सकते हो। जो भी आपका जॉब है, जॉब को टाइम दीजिए, जॉब से आपकी सिक्योरिटी बढ़ेगी और मानसिक तनाव नहीं होगा, तो आप एक अच्छी प्रिपरेशन कर पाओगे। थैंक यू सर। सर मानसिक तनाव तो ये है ना कि घर वाला परेशान करे कि कौन करे, अपन गांव वाला कौन जीण दे। मतलब यस मैडम। अपने से अपन तो क्या है कि भाई गांव छोड़ के शहर में शिफ्ट होगा, अपन तो घर का सुबह शाम में 1-2 बार फोन करके कुचरनी कर ले सी कि छोरो पढ़ो कौन पढ़ो, लेकिन बन तो गांव में डेली कुचरनी करा कोई ना कोई कि थालो छोरो के करे बटे 30 साल होगी क्यों कौन करे, महालो छोरो थारसु बढ़िया है जो ट्रैक्टर चलावा, आपको पिकअप चलावा है। तो वो घर वालों पे बहुत प्रेशर आता है सर। तो उस प्रेशर के लिए भाई जरूरी है। और आपने राजस्थान में एक थिंकिंग हो रहा है सर, चाहे सरकारी नौकरी अगर चपरासी की भी है ना, तो वो मतलब बढ़िया कंडीशन में है, फिर भी के लिए चार भाई प्राइवेट चाहे कोई आदमी 2 लाख रुपए भी महीना कमा रहे तो भी की कोई इज्जत को नहीं। तो आपने स्टेट की कुछ चीजें ध्यान रख कर, मैं भी सबने आई कहना चाहूँ कि भाई सबने सबसे जरूरी है कि छोटी मोटी जो भी परीक्षा एक बार हाथ मिले बा पकड़ लो, हाथ पकड़ के पूछो पकड़ो ताकि लाइन सिर चाले इसका। ठीक है सर। अच्छा सर एक चीज और बताइए, आप अपनी सफलता का मूल मंत्र क्या सोचते हैं, क्या है सर? अगर एक ही लाइन में पूछूं कि आपका सफलता का मूल मंत्र क्या मानते हो सर? मैडम मैं बहुत हार्ड वर्किंग हूँ, धैर्यशील हूँ और शांत स्वभाव का हूँ और इंटरनली मोटिवेटेड हूँ। तो ये 3-4 चीजें हैं, इसी वजह से मैं अपना प्रिपरेशन इतने लंबे समय से लगातार कर रहा हूँ। जबकि कई बार मैं मेरे साथ वालों का कमेंट भी देखता हूँ, मेरे ऊपर कई बार करते हैं कि भाई कब तक पढ़ता रहेगा, क्या बुढ़ा हो जाएगा पढ़ते पढ़ते। लेकिन क्योंकि मुझे पता है कि मुझे क्या क्या बनना है। बहुत सारे ऐसा भी बोलते हैं कि अभी तू जिस जॉब में है वो अच्छा है, इससे अच्छा जॉब नहीं मिलेगा, लेकिन मुझे पता है कि मैंने ये डिसीजन क्यों लिया है। इस वजह से मैं मेरे डिसीजन को मैं खुद जज कर सकता हूँ कि मैंने ये डिसीजन क्यों लिया, कोई दूसरा इस बात को जज नहीं कर सकता। दूसरा आपको एक सरफेसली आपको कमेंट दे सकता है उसकी एक बाहरी नॉलेज के आधार पे कि ये जॉब अच्छा है, ये जॉब अच्छा है। अगर आपको कोई भी अगर मान लो कॉर्पोरेट जॉब भी अच्छा लग रहा है, तो अगर आपके हिसाब से अच्छा है, आपको जॉब सेटिस्फेक्शन है तो जरूर करना चाहिए। लेकिन अगर आपका जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं है तो मैं नहीं समझता हूँ कि एक सिर्फ आपकी एक अच्छी सैलरी है, एक भौतिक सुख सुविधाओं से संपन्न जीवन है, वो ही सब कुछ है। मेरे हिसाब से एक ओवरऑल सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए।
थैंक यू सर। सर वो है ना, एक बात यहाँ हमको देखने को मिली आपको सुनने के बाद में, कि जैसे चाहे कोई कहने के लिए कुछ भी कहे, वैसे तो सर आपको पता है हिंदुस्तान में वकीलों की और डॉक्टरों की कमी नहीं है, फालतू में ज्ञान ढोलने वाला घना लोग बैठे हैं। अतो ज्ञान है लोगों का जिनकी कोई सीमा को नहीं, चाहे आप यस बढ़िया मैडम। करो खराब करो, 2 दिन तो अपने पर क्रॉस क्वेश्चन लागी सी। चोखो कर तो एक ऐसी भाई फलान जी को छोड़ो बहुत बढ़िया हो और बढ़िया रिजल्ट ले रहा है, खराब कर तो भी एक ऐसी संस्कारियां का खराब करो। समाज को काम है बात करना, वो अपने के लिए करसी। लेकिन फिर भी प्यारे साथियों देखो, सर ने छोटी सी एक ही लाइन में इतना कुछ बोल दिया कि मुझे लगता है कि सर की इन 3-4 चीजों को कोई बंदा अपनी जिंदगी में फॉलो करे ना सर, आरएस एग्जाम तो क्या दुनिया की कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको वो फतेह हासिल नहीं कर सके। प्यारे साथियों, सर ने हमको बताया कि एक तो सदैव खुद को मोटिवेट रखो, पहली बात सर ने ये बताई। और आप जानते हो, चाहे सर निजी जिंदगी की बात करो और चाहे आप सार्वजनिक जिंदगी की बात करो, मोटिवेशन बहुत मायने रखता है जिंदगी को सफलतम करने के लिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, अनअकैडमी प्लेटफॉर्म से हम भी आपको यही कहना चाह रहे हैं, एक तो सर के इस आदर्श को अपने जीवन की प्रेरणा बना लो। स्पेशली जो मीणा कम्युनिटी के लोग हैं वो तो बिल्कुल बना ही लो कि मोटिवेट रहना है। कोई भैरू बाबा के वैसा मत सोच लो कि चमत्कार हो जाएगा और हम बुरा बाबा हमको ये कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। एक तो सदैव अपने आप को मोटिवेट रखो। सर ने बताया कि सदैव हार्ड वर्किंग रखो, अपने आप को मेहनत करते रहो, समय प्रबंधन करके चलो, लेखन अभ्यास करते रहो। ये 4 चीजें सर की मुझे लगी जो कि एकदम रामबाण है, कि ये कोई कर लेगा तो वो किरोड़ी लाल मीणा साहब से भी आगे जा सकता है। ये 4 चीजें सर बहुत अच्छी लगी आपके साथ। अगली बात सर, हम लास्ट बढ़ रहे हैं इंटरव्यू की तरफ और पूछना चाह रहे हैं, आप अपनी सफलता का श्रेय सर किस किस को देना चाहते हैं? मैडम खासकर एक तो तो खुद को है ही सर, हाँ, एक मैं तो खुद तो खुद हूँ को ही। है। हाँ, बिल्कुल सर। मेरे माता पिता, मेरे भाई और भी मेरे गुरुजन लोग हैं और कुछ मेरे साथी हैं जो लगातार फोन करते रहते हैं, मोटिवेट करते रहते हैं। तो ये ऐसा नहीं कि जैसे साइकोलॉजी में आपको स्ट्रेस को कॉप अप करना है तो एक सोशल सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। तो ये सोशल सपोर्ट मुझे मिला और खासकर अभी मैं एक शादीशुदा हूँ, मेरी वाइफ है, वो बहुत सपोर्टिव है। अभी मैं अंडर मीटिंग कर रहा हूँ, बाहर से गेट लगा के रखे हुए कि बच्ची ना आ जाए। तो एक अच्छा जीवन साथी भी होना बहुत जरूरी है। तो अभी आज के दिन में तो सबसे ज्यादा सपोर्ट मुझे मेरी वाइफ का मिल रहा है और साथ में मेरी बच्चियों का भी। एक जो वो बोलते हैं गांव में कि उनके उनकी जो एक उनके बोलते हैं ना भाग कि से सर। उनके भाग्य से भी कुछ अच्छा हो बिल्कुल सर, जाएगा। बिल्कुल सर। तो ये कन्याओं का भाग्य सर बहुत बहुत आगे होता है, बहन बेटी हाँ को दिया तो सर जिंदगी में बरकत करता ही करता है। बिल्कुल सर, आपकी हाँ। बात और मैडम, समझ गई। मैं आरएएस में हो या न हो, लेकिन जो आज जिंदगी में जी रहा हूँ उसमें जो भी कोई भी गरीब आदमी है या कोई मुसीबत में, मेरी कोशिश रहती है कि जो हेल्प हो सके वो कर देना चाहिए। कहीं न कहीं आपके काम आता है। अगर आपको सीधा डायरेक्टली नहीं मिल रहा तो इनडायरेक्टली उसका फायदा जरूर मिल जाता है। कहीं न कहीं आपके नाम का उल्लेख हो जाता है कि उस जने ने उस दिन मेरा काम किया था। तो निश्चित रूप से जिंदगी में ये जॉब लगना न लगना, आरएएस बनना न बनना, ये तो दूसरी बातें हैं, लेकिन एक पर्सनल जिंदगी में आदमी को एक अच्छा इंसान बनना चाहिए। और साथ में कि किसी के प्रति कटुता नहीं रखनी चाहिए कि उसका कैसे हो गया, मेरा क्यों नहीं हुआ। अगर उसका हो गया तो जिसका हुआ है उससे आप बात करो, उसने क्या स्ट्रेटेजी अपनाई, उसने क्या अच्छा किया, इस वजह से हुआ। तो उसको इस वे में सोचना चाहिए। नहीं, ये नहीं सोचना चाहिए कि भाई उसका इस वजह से हो गया कि उसने कोचिंग किया था, उसका इस वजह से हो गया कि उसके वो जॉब न करके यहाँ तैयारी कर रहा है, इस वजह से हो गया। ये सब मैं सोच के कि आपको एक अच्छा इंसान बन के लगातार पॉजिटिव रह के और अपने आप को मोटिवेट करके लगातार मेहनत करते रहना चाहिए। बिल्कुल सर, थैंक यू। आप बहुत लकी पर्सन हो कि आपको घरवाली भी बहुत अच्छी मिली है और बाहर के हाँ जो सपोर्टिंग लोग हैं वो भी बहुत अच्छे मिले। और सर ये तो कुछ गॉड गिफ्टेड चीजें होती हैं कि हाँ आपके लिए मैडम, सब हाँ इतना अच्छा है। और मैम का भी हम थैंक्स देना चाहेंगे कि उन्होंने आपको इतना मोटिवेशन दिया है सदैव, और आप आज इस जगह खड़े हो और ये बहुत अच्छा लगा सर। देखो सर, परिवार के बिना सहयोग से तो कुछ हो ही नहीं सकता। परिवार, मित्र, ये तो वो लोग हैं जो हमसे कभी अच्छा करें कभी बुरा करें, वो लोग तो हमारा साथ देते ही देते हैं। हाँ और हाँ सर आपने बताया कि भाई जैसे हम सोशियोलॉजी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और एथिक्स में पढ़ते हैं कि स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत जरूरी होता है। अगर आप स्ट्रेस को मैनेज नहीं कर पाते हैं तो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, चाहे आपको बहुत यस कुछ आ रहा हो।
तो स्ट्रेस मैनेजमेंट आपने किया सर, और फैमिली ने आपका बहुत सपोर्ट किया। और मैं भी सब लोगों से यही विनती करती हूँ कि जो भी इस वीडियो को सुने, कृपया अपने बहन भाइयों को, बच्चों को आप सपोर्ट करते रहिए। फैमिली का सपोर्ट बहुत जरूरी होता है सर। और एक वो बात आती है ना सर कि जमीर जिंदा रख, कबीर जिंदा रख, बन जा चाहे सुल्तान, पर मन में एक फकीर जिंदा रख। हौसलों के तरकसों पे कोशिशों का एक तीर जिंदा रख। हार जा चाहे जिंदगी में सब कुछ, पर फिर से लड़ने की, जगने की, उठने की और जीतने की उम्मीद जिंदा रख। तो सर आप वो उम्मीद का एक तारा हमको आज लगे हो, और उम्मीद करती हूँ कि जब ये वायरल होगा तो एक एक बच्चे के, मतलब हम लोगों ने सर, मैं सोचती हूँ कि बहुत लंबी बातचीत नहीं की और आप इतना हार्ट को टच कर गए कि मैं भी शायद जिंदगी भर आपको याद रखने वाली हूँ। और उम्मीद करती हूँ आप भी मुझे हमेशा याद रखेंगे, हमारे प्लेटफॉर्म को हमेशा याद रखेंगे। आपने सर साक्षात्कार के लिए इतना बहुमूल्य समय हमारे अनअकैडमी परिवार को दिया। पूरा परिवार आपका तहे दिल से शुक्रगुजार है सर। धन्यवाद सर आपका बहुत बहुत, और आपके उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं और उम्मीद करते हैं सर आपका भविष्य और भी ज्यादा बेहतर हो। आपने अपना इतना कीमती समय दिया, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू मैडम, आपको भी, आपके प्लेटफॉर्म को भी। और हम चाहते हैं कि आप और आपका प्लेटफॉर्म जो ही प्रगति की रास्ते आगे सवार करता रहे। थैंक यू मैडम। बिल्कुल सर, हमने अभी वो आरएस का 12 तारीख से हम फाउंडेशन बैच लॉन्च करने जा रहे हैं, और उम्मीद करते हैं सर कि कुछ लोग जो भी इसको देखेंगे वो इसको ज्वाइन करेंगे। और हम चाहते हैं सर कि अगली बार फिर आप हमारी तरफ इधर से इंटरव्यू लो और आपके सामने कुछ जूनियर्स हो और वो आपको इंटरव्यू दे, फिर वो ये कहें कि महेश सर, हमने एक्स्ट्रा 1 साल पहले आपका इंटरव्यू सुना था प्रियंका मैडम के साथ, हमने उससे प्रेरणा ली और आज हम आपके बराबर आके खड़े होने की कैपेसिटी रख पा रहे हैं। तो उस चीज की प्रतीक्षा में सर आपके साथ फिर कभी मीटिंग करेंगे, फिर मिलेंगे, जल्द मिलने की उम्मीद के साथ में इस इंटरव्यू को यहीं पे फिनिश करती हूँ। धन्यवाद प्यारे साथियों, धन्यवाद मित्रों, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।